नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान के लिए भी बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द आने की उम्मीद है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद पहली लिस्ट पर मोहर लगाई जा सकती है, लेकिन लिस्ट आने से पहले ही अटकलें तेज हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी वही मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती है। यानी फॉर्मूला क्या है? केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, किरोड़ी लाल मीणा तक को बताया जा रहा है बीजेपी इन विधानसभा चुनाव में राजस्थान से उम्मीदवार बना सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश जब दूसरी लिस्ट जारी की गई तो उसमें तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों का नाम था। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी उम्मीदवार बना दिया गया है। वो कैलाश विजयवर्गीय जो टिकट मिलने के बाद खुद कह रहे हैं कि मेरी तो चुनाव लड़ने की जरा भी इच्छा नहीं है, और उनके इस बयान को आधार बनाकर ही अब कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिग्गजों को उतारना मतलब साफ तौर पर बीजेपी की घबराहट का यह नतीजा है। हार का संकेत बीजेपी को नजर आ रहा है, लेकिन क्या यह वाकई बीजेपी की घबराहट का नतीजा है या फिर यह बीजेपी की एक नई चुनावी चाल है? बड़े चेहरों को उतारना बीजेपी की मजबूरी है या फिर बीजेपी की चुनावी रणनीति है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सियासी वार पलटवार से। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या? भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। कैलाश जी ने कहा कि मैं तो काम में लगा था, मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कैलाश विजयवर्गीय जी सब पर टिप्पणी करते थे, बेचारे जल बिन मिश्री की तरह उनकी हालत हो गई। वो व्यंग हास प्रयास को आप वर्जन में मत लो, और हम सब कार्यकर्ता हैं। केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, और इस वजह से भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। राजस्थान में जब हम चुनाव के ये जो टिकट के बारे में हम जब सभा में बैठक करेंगे तब इसका चर्चा होगा। केंद्रीय मंत्री को नहीं उतार रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। अपने कार्यकर्ता का जहां जैसा उपयोग है उस दृष्टिकोण से उपयोग करना, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं। मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कर सकते हैं भाजपा। 2023 में जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भाजपा एक तरफा विजय की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस की तो हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होते ही हालत खराब हो गई। मैं खास मेहमानों का आपसे परिचय करा देती हूं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। आप देख रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, अभय दुबे जी हैं, और राजनीतिक मेहमान आज होगी आर पार सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब को आप देख रहे हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल पाटिल लोंढे हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। जफर भाई, शुरुआत आपसे करूंगी और इस सवाल के साथ कि जिसको बीजेपी मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे में अपनी रणनीति बता रही है कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों तक को उतार दिया गया है, तो ये रणनीति जरा डिकोड कर दीजिए सर, बता दीजिए ये रणनीति क्या है।
देखिए, आपने सुना होगा शिवराज जी को, उन्होंने क्या कहा। हकीकत यह है कि पार्टी में, आपको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल साधारण फॉर्मूला है पार्टी का। ये हर पार्टी में ये लागू नहीं है, सिर्फ इतनी डिसिप्लिन पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे पार्टी में कोई पद का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पार्टी में दायित्व का वैल्यू है। तो पद तो कभी भी किसी को दिया जा सकता है, उसको दायित्व निभाना है। जब कोई, हर लोग कार्य करता है पार्टी में, कभी किसी को कोई पद मिला और उसको उस पद के हिसाब से जो दायित्व है उसको निभाना है। आपकी नज़रों में हो सकता है कोई बड़ा पद हो, कोई छोटा पद हो, कोई अच्छा पद हो, कोई साधारण पद हो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में वो एक दायित्व है। सिर्फ जब जो दायित्व मिला वो निभाना है। और जब अगर आपको किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, आप देखिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो पार्टी में संगठन में हो, चाहे कुछ कहीं से भी कहीं उठा के किसी को भी कोई दायित्व दिया जाता है और उसको बखूबी निभाने की कोशिश वो जिसको भी दिया जाता है कोशिश करता है। सर बिल्कुल वो तो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई कि सांसद और कई बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री गदगद हैं, कह रहे हैं साहब कमाल हो गया, हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुन लिया गया, हमें विधायकी के चुनाव के लिए मैदान में उतारने की पार्टी तैयारी कर रही है, सब गदगद हैं। लेकिन सवाल यह है सर कि ठीक है पद नहीं, लेकिन कम से कम क्रम, उसका तो कुछ लिहाज रखा जाएगा। ठीक है पद नहीं, लेकिन कम से कम प्रोसेस, उसको तो कुछ फॉलो किया जाएगा ना। अब कल को प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्य के जो मंत्री हैं उनको स्थानीय निकाय चुनाव में उतार दीजिए सर, उसके लिए भी किसी ने नहीं रोका। तो ये दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही है? बस ये सवाल है। नहीं, ये आपने बोला उसका ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? आपको बताया ना कि हमारे यहाँ कोई कद और पद नहीं होता है। अच्छा, हमारे यहाँ दायित्व होता है। ठीक। कोई कांग्रेस पार्टी है क्या ये कि परिवार के सामने जो है बस वही सब कुछ है? यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने तो अभी एक छोटी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, कद और पद नहीं, बात दायित्व की है, तो दायित्व निभाने के लिए इन चेहरों को जो चुना जा रहा है, ये पार्टी की मतलब मजबूरी है, आप ये बता रहे हैं? कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, ये पार्टी की रणनीति है। रणनीति, मजबूरी किसको कहते हैं? यही तो पहला सवाल था कि रणनीति क्या है, ये बता दीजिए। 20 साल रणनीति क्या है इसके पीछे, वो बताई नहीं। कद और पद पर मुझे ले गए, जब कद और पद से मैं मजबूरी पर आई तो कह रहे हैं साहब ये रणनीति। अब रणनीति क्या है ये बताइए ना, घूम कर वहीं आ गए। रणनीति पार्टी बार बार ये मैसेज, हर बार जनता के बीच में ये मैसेज जाता है। चाहे ये पहली बार ऐसा चुनाव में नहीं हुआ है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसको अधिकार है और उसको पार्टी लड़ने के लिए कह सकती है। तो इसलिए पार्टी को, ये पार्टी बहुत डिसिप्लिन सोल्जर वाली पार्टी है। जिसको जो आदेश हुआ पार्टी का, वो पार्टी का आदेश को, ये चेहरा सर वैसे वो डिसिप्लिन सोल्जर वाली पार्टी वाली जो आपकी बात है ना सर, उसके लिए भी मेरे पास काउंटर है। और काउंटर ये है सर, वो सीधी जहां पर रीति पाठक को आप लोगों ने उतारा है, वहां पर केदार जी जो हैं वो भी अपने समर्थकों के साथ कह रहे हैं अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, सलाह मशवरा कर रहा हूं और आगे के लिए रणनीति बनाऊंगा। इसके अलावा भी सर कुछ मैंने रिसर्च निकाली थी जहां पर और बगावत के जो सुर है ना सर, जैसे पूर्व विधायक हैं दिलीप शेखावत, वो दोबारा दावेदारी पेश कर रहे हैं सर नागदा खाचरोद सीट से, जहां से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो इस तरीके की भी खबरें हैं। चलिए फिर भी मैं ले लेती हूं सर आपका ये तर्क जो आप कह रहे हैं कि साहब देखिए डिसिप्लिन, और उससे बड़ा संदेश ये क्योंकि सब एकजुट हैं और सब डिसिप्लिन अनुशासित कार्यकर्ता हैं, तो जीत की बड़े दावेदार बीजेपी बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। अतुल जी, कांग्रेस पिछड़ रही है इस मामले में? जो हार रहे हैं वो बासी कड़ी को बार बार गर्म कर रहे हैं। कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के बारे में बात करना, परिवारवाद की बात करना और अपने यहाँ 39 परिवार पालना। यहाँ पर तो देवेंद्र फडणवीस से लेके पीयूष गोयल तक परिवार ही परिवार है। इनके इसमें आ गए तो वो धुल के साफ हो जाते हैं। अभी हार रहे, भगदड़ मची है, 500 गाड़ी लेकर उनके विधायक जो है वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो कैलाश जोशी थे, उनका बेटा, कैलाश जोशी जी का बेटा जो मुख्यमंत्री थे विजय वर्गीय, वो कांग्रेस में आके शामिल हो गए। अच्छा, अब राजस्थान पहले भगदड़ मची एमपी में, अब राजस्थान में भी भगदड़ मची है। ठीक है सर, ठीक है। हेलो, हाँ जी अपनी बात रखिए।
अतुल भाई हेलो। सुनो, अतुल भाई, अतुल जी, तो भगदड़ मची राजस्थान है में भाजपा में। 140 सीटें और आएंगी आपने हमें। सही पूछा हाँ। कल को ऐसा ना हो जाए, देखिए कल को ऐसा ना हो जाए कि अमित शाह जी को कहा जाए कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर का चुनाव लड़ दो। ये सिर्फ बातें जो है, बातें ऊपरी बातें हैं, पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं और मस्त करप्शन चल रहा है दबा के और लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये सारी 50% कमीशन वाली जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो जा रही है, स्पष्ट तरीके रूप से दिख तो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में साहब कुछ ये हो नहीं पा मजबूरी रहा है, दिखाता है बीजेपी की। इसीलिए बड़े-बड़े- बीजेपी कह रही है साहब ये रणनीति दिखाता है हमारी। अब मैं 3 जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उन्होंने हार मौजूद हैं accept कर सर, ली है, उनके पास कुमार चल रही जी। हूँ, जरा उनसे जान लेते हैं ना कि इससे नजर क्या आ रहा है। संजीव जी आपसे शुरुआत करते हैं सर, ये रणनीति है या फिर मजबूरी है? आपकी नजर में ये क्या है? ये मजबूरी है। आपने स्वयं कहा जफर भाई से सवाल पूछते हुए कि भाई ये मजबूरी है क्या आपकी? मजबूरी है, मध्य प्रदेश का चुनाव फंसा हुआ है, जटिल हो गया है, खाली शिवराज जी के चेहरे पे लड़ नहीं पा रहे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी है 20 साल की और वो स्वाभाविक भी है। तो बीजेपी की बस जो एक खास बात है कि वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखती है, वो पूरे जी जान से चुनाव लड़ती है। तो अपने जो सबसे बड़े, जैसे महाभारत के अंदर सब द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, सारे के सारे जो महारथी थे, बड़े-बड़े योद्धा, सारे समर सब के उतार मैदान दो। में उतरे थे जी। तो उसी तरह से सारे, हाँ, बड़े बड़े योद्धा, तो सारे बड़े योद्धा, बड़े नाम जो हैं, और उनकी सोच उसके पीछे ये थी, ये है शायद कि भाई जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, ये अपनी सीट को ही बड़ी अंतर से नहीं जीत पाएंगे, बल्कि आसपास की 10-20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, पूरे जिले को एनर्जाइज करेंगे, उसमें ऊर्जा देंगे बीजेपी के थके हुए कार्यकर्ता को, जो समझ रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी एक कड़े संघर्ष में फंसी हुई है। वो पीछे आगे तो सब हमें नतीजों के दिन ही मालूम पड़ेगा। ठीक है सर। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जब आप अपने महारथियों को उतार रहे हैं, तो अब कैलाश विजयवर्गीय जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो अंदेशा ही नहीं था, मुझे तो किसी से बात ही नहीं हुई थी, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था। तो ये देखिए, दायित्व की बात जफर भाई बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन दायित्व जिसको सौंपा जाए उसको 2-4-5 दिन का नोटिस तो दीजिए, उसको प्रिपेयर तो कीजिए। बस सडनली दायित्व उसके ऊपर डाल दिया और वो बेचारा तैयार नहीं दायित्व उठाने को, लड़ने कैलाश को। विजयवर्गीय का जिक्र किया तो वो बेचारे तो दायित्व भी ऐसा जिसने उनको दुविधा में डाल दिया है। मतलब एक दुविधा तो चुनाव लड़ने की और दूसरे दुविधा की कहीं बेटे का टिकट न कट जाए, क्योंकि पिछली बार 2018 में बीजेपी, मतलब बेटा जो है उनका, वो वहीं इंदौर की दूसरी सीट से वो चुनाव जीत कर आए थे। विजय सर के पास चलते हैं जरा। विजय जी आपको क्या लग रहा है सर, ये क्या हो रहा है? ये बड़ी जीत के लिए ये बड़े चेहरों पर दाव लगाया जा रहा है या फिर ये हार के तनाव की वजह से हालात है? देखिए, इसे आप 2 शब्द आपने काम लिए, रणनीति और मजबूरी। जी, मैं इसे रणनीति की मजबूरी कहता हूँ। रणनीति की मजबूरी, रणनीति की मजबूरी है, क्योंकि पार्टी चाहती है, उसने 5 राज्यों में से 2 राज्यों को चुनाया अभी मोटे तौर पर, ठीक है, कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में सरकार बचनी चाहिए हर हालत में और राजस्थान में सरकार बचनी चाहिए। पार्टी को लग रहा है कि दोनों जगह वो एज पर हैं, लेकिन उसको कैसे आगे निकाला जाए, इसके लिए कोशिश की गई कि जो अपने बड़े चेहरे हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाए। उसका एक फायदा ये होता है कि एक सांसद के पास 8 सीटें विधानसभा की करीब करीब होती हैं, 6 से 8 सीटें, उस पर उनका असर होगा। और अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में जो सीटें दी गई वो सारी सीट मुश्किल सीट हैं और कांग्रेस की जीती हुई सीट है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को तो वो कांग्रेस बस की क्या वो सीधी वाली सीट को छोड़ दिया जाए जहां से रीति मोटे तौर पर। तो जैसे तोमर साहब की है, दिमनी सीट है, या ये तो वो सारी सीटें, प्रहलाद जी वाली उनके भाई की सीट थी जो उनको दे दी गई। और जैसे कैलाश विजयवर्गीय की, वो भी कांग्रेस के पास है। तो मुश्किल सीट है वो सारी की सारी, उनको निकालना, तो वो एक आपके पास एक्स्ट्रा सीट्स होंगी कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर कुछ काम करके निकाल ले। और उसके साथ साथ ये भी है कि आप यदि इस लड़ाई में लड़ रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। तोमर साहब, आपको ध्यान हो, पिछले साल 1.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री पद पर बात हो रही थी तो तोमर साहब भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, प्रहलाद पटेल साहब भी बनना चाहते थे, कैलाश विजयवर्गीय जी की तो बहुत लंबे समय से इच्छा रही है। हालांकि अभी तो उनकी 10 साल बाद मध्य प्रदेश में वापसी हुई है, तो वो सारा काम भी उनके पास है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लग रही है, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, अभी त्रिपुरा में भी ऐसा किया उन्होंने, पश्चिम बंगाल में भी किया, बाबुल सुप्रियो को दिया था, उत्तर प्रदेश में भी दिया, एसपी बघेल को दिया था, अभी उसको भौमिक को भी दिया था जो मंत्री थी, तो प्रतिभा भौमिक को भी दिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसा काम कर रहे हो, और अक्सर वो इस तरह से इस्तेमाल उनको कर रहे होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये लोग जीत जाएंगे तो एमएलए रहेंगे। हो सकता है कि वो वापस लोकसभा के चुनाव हो तो वो वहाँ पर
अपनी जिम्मेदारी को निभाए। लेकिन मेरे को एक चीज इंटरेस्टिंग लग रही है कि जिनको उम्मीद नहीं थी, जो लोग लिस्ट बना रहे थे कैंडिडेट्स की, वो लोग उनके नाम उस लिस्ट में आ गया, ये उनके लिए हैरानी वाली बात है। अभी तक तो वो बना रहे थे, ठीक है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लग रही है कि जिनको उम्मीद नहीं थी या संभावना नहीं थी कि वो उनको टिकट मिलेगा, उनको तो टिकट मिल गया। जो अभी उम्मीद कर रहे हैं दो बड़े चेहरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उनका नाम टिकट की लिस्ट में नहीं आया। नहीं है सर, इसीलिए तो मैंने एक सवाल ये भी रखा हुआ है आगे। जफर भाई आप ही के पास आऊंगी कि साहब कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे इस पूरे मामले पे, लेकिन उससे पहले जल्दी से अभय सर। देखिए, आपने कहा ना, जफर भाई ने कहा कि हम लोग तो जिम्मेदारी होती है, कोई पद या कद नहीं होता, दायित्व। हाँ, वो तो अभी हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो वहां पे बागियों की बहार थी, बहुत इतनी जबरदस्त बहार थी कि भारतीय जनता पार्टी की उसमें खिजा आ गई। अब नरेंद्र मोदी ने खुद, जो प्रधानमंत्री हैं और देश के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कई बागियों को फोन करके कहा कि आप भाई नाम वापस ले लीजिए। एक तो बड़ा वायरल भी हुआ, इतने अनुशासन प्रिय थे वो और इतने ज्यादा समर्पित थे पार्टी के लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री के अनुरोध पे भी नाम वापस नहीं लिए और वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हार गई। इसी तरीके से जब आप इस तरीके से एयर ड्रॉपिंग करेंगे उम्मीदवारों की, भले ही वो कितने बड़े नाम हो, कैसे भी हो, तो उससे पिछले 5 साल से जो लोग एमएलए के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जो लोग पहले से एमएलए थे या एमएलए बनने की तैयारी में थे या पिछली बार रनर अप रहे होंगे, उपविजेता रहे होंगे, उन सबका क्या होगा? देखिए, इस प्रकार की युक्तियों से, मजबूरी की हो चाहे रणनीति परक हो, कैसी भी हो, राजनीति हमेशा आपके मन के हिसाब से नहीं चलती है। राजनीति में सिक्के के दो नहीं, सिक्के के कई पहलू होते हैं, सिक्के के 3 या 4 पहलू होते हैं। हो सकता है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जहां भाजपा इतने संघर्ष में फंसी हुई है, वहां पर फिर से बागियों की बाहर आ जाए और फिर प्रधानमंत्री या अमित शाह के कहने पे भी लोग अपने नाम वापस न लें, तब क्या होगा? तो उल्टे बांस बरेली पड़ सकते हैं, ये भी एक समस्या है। ठीक है, ये उल्टी गंगा बहाने के चक्कर में उल्टे बाज बरेली लेने के देने ना पड़ जाए। जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, कुछ विजय जी कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कहना चाह रहा हूं कि अभी तक हम कहावत सुनते थे अभय जी जैसे विद्वान लोगों से कि कुएं के पास प्यासा जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई कि अब प्यासे के लिए कुआं ही जो है प्यासे के पास जा रहा है। आज पहली बार कोर कमेटी की बैठक राजस्थान में हो रही है, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा साहब हैं। नहीं तो सीईसी की बैठक में यहाँ होते और सारे कैंडिडेट दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर आ जाते हैं, बाहर चक्कर लगाते हैं। आज खुद मतलब दोनों बड़े नेता, पार्टी के अध्यक्ष और होम मिनिस्टर साहब, दोनों लोग वहां पर जयपुर में कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। ये सुनकर तो खुश है ना जफर भाई? बताएंगे कैसे पार्टी विद अ डिफरेंस है? देखिए, सहूलियत के लिए कि यहाँ दिल्ली ना आना पड़े उम्मीदवारों को जो उम्मीद कर रहे हैं, बस जयपुर तक ही आना पड़े राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से, है ना जफर भाई? लेकिन जो चर्चा यहाँ पर हो रही थी कि साहब कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, उस पर तो जवाब दे दीजिए। वो अनुशासन कितना है पार्टी में, इसकी मिसाल अभी अभी अभय जी ने दे ही दी हिमाचल का जिक्र करके। देखिए, अभय जी को सुन रहा था और भी लोगों को कि फंसी हुई इलेक्शन फंसा हुआ है। अरे भाई, क्यों फंसा हुआ है? आपको कैसे लग रहा है फंसा हुआ? हमें तो कहीं से भी फंसा हुआ दिख नहीं रहा है। हम राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 150 सीटें लेकर आएंगे। आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। हमें ज़मीनी रिपोर्ट जो आई है, और उसी तरह से मध्य प्रदेश में फिर से एक बार हमारा परचम लहराएगा। तो हमें कहाँ फंसा हुआ, और फंसा हुआ आपको दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमने अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं को मौका दिया है विधानसभा लड़ने का, और उससे बहुत बड़ा असर, इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। देखिए, उनके वहाँ लड़ने से जो एक एनर्जी लेवल जो बढ़ती है कार्यकर्ताओं में, वो अपने आप में हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा इसका एक बहुत इम्पैक्टिंग होता है उस पूरे इलाके में उस इलेक्शन का। तो इसे एज अ सेट कि इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, और उसका फ़ायदा जो है चुनाव में हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसलिए हमें तो पार्टी को, हम हर बार कोशिश हमारी रहती है कि हमें पार्टी को जीत दिलानी है, और इसीलिए हमें कोई रुकावट नहीं है और कोई रोड़ा हमारे लिए नहीं होता है। जिनको पार्टी के डिसिप्लिन से बाहर रह के रहना है, हम उनको वेलकम ही नहीं करते। उनको जिसको जाना है जाए। पार्टी के साथ जो अनुशासित होकर रहने वाले कार्यकर्ता जो है, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के जो सीसी है, उसने जो डिसीजन लिया वो फाइनल डिसीजन को मान के उसमें लग जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। चाहे बड़ा हो छोटा हो, हमारे पार्टी के नज़रों में कोई बड़ा ना छोटा, सब लग जाते हैं। मैंने कई एक्सपीरियंस देखा है कि जो लोग सामने बैठे रहते, कभी मंच पे आप बैठे, कभी सामने में कोई बैठा है, बहुत साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन कुछ दिनों बाद
वो साधारण व्यक्ति इस साइड बैठता है और इधर का व्यक्ति उधर बैठता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी में तो सालों साल लोग अगर मेंबर है CWC तो हटना भी नहीं चाहते हैं, खत्म हो जाए, खुद खत्म, लड़खड़ा के चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद की रणनीति जिसका जिक्र अभी विजय जी कर रहे थे, ये बीजेपी के लिए फायदे की रणनीति न साबित हो जाए ना, मतलब फिर तो मामला कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा, खाली हाथ झाड़ते रहिए फिर आप। नहीं देखिए रोमाना जी, आज परिस्थिति ऐसी है कि सब लोगों की टिकट डिक्लेयर हो गई, केंद्र से जो है पैराशूट ड्रॉपिंग हो रहा है, लेकिन शिवराज चौहान, उनका चेहरा तो छोड़ो, उनकी बात भी वो भाषण में देश के प्रधानमंत्री करते नहीं है। और बात ये सुनने में आ रही है कि बुधनी से वो विदिशा भाग सकते हैं, यशोधरा राजे की शिवपुरी की जगह जो है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उतारा जा सकता है। वैसे भी विचारों के पास कोई मंत्रालय है लेकिन कोई हवाई जहाज तो एक भी नहीं है। तो बात यह है कि अभी महाकालेश्वर की जो लात महाराष्ट्र में पड़ी है, सुनिए रोमाना जी, मैं बता रहा हूं आपको, कल नड्डा जी महाराष्ट्र में थे, पुणे में, साने गुरुजी गणेश मंडल जो है वहां पर आरती कर रहे थे, और उस आरती में क्या हुआ, महाकालेश्वर जी का पूरा सेट लगा हुआ था, वहां पर आग लग गई, आरती छोड़कर भागना पड़ा। ये विश्लेषण वगैरह चलता रहेगा, लेकिन भगवान ने भी आदेश दे दिया है अभी कि आपका जाने का समय हो गया, आपने लोगों को तकलीफ दी है। इनके पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं, व्यापम जो किया इन्होंने, महाकालेश्वर भगवान को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो आज बात भगवान से लेके आम आदमी तक सब लोग जो है इनकी सच्चाई पहचान चुकी है। केवल कांग्रेस को गाली देना, अपना हमें इन्हें जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट को अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल करना। वहां पर कहते हैं कि साला, मामा जी का साला और उनकी पत्नी जो है मामी जी, ये लोगों का ही राज चल रहा है। तो इस बारे में, इस वजह से इन्हें ये सब करना पड़ रहा है। राजस्थान में वसुंधरा जी दिख नहीं रही है, राजस्थान में पार्टी टूटी पड़ी है, और वहां पर ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट तरीके से सामने देख रही है। वहां गहलोत ही चल रहा है, और महाभारत का उदाहरण बताया था, सारे द्रोणाचार्य भीष्म उतरे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने इतने आरोप लगा दिए हैं बीजेपी वाला नहीं है अभी, इतने आरोप आपने लगा दिए बीजेपी पर। सैयद जफर इस्लाम साहब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं पत्रकारों को करूंगी जल्दी से। देखिए कल भागे थे या नहीं भागे थे, इतना बताओ। आरती बातें सुन के समझ में आता है कि एक मिनट जरा प्लीज अतुल साहब, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनता हूँ और आपका ही जवाब दे रहा हूँ। ऐसी कोई घटना हो जाए तो उसके बारे में इस तरह से कहना वही कह सकता है जो बहुत बेचैन आत्मा हो, और ये आज इनकी बेचैनी दिख रही है। इनको पता है कि न मध्य प्रदेश में कोई इम्पैक्ट रहेगा, न राजस्थान में कोई इम्पैक्ट रहेगा, न और कोई जगह इम्पैक्ट रहेगा। कहने के लिए तो मैं ऐसी घटना जब होती है कोई जिसके बारे में आप भगवान का आदेश बोल रहे हैं, मैं कहने को बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन पार्टी का सोल्जर हूँ, वरना ऐसे बात बोलता कि आपके मुंह से हंसी से एक सेकंड में मस्जिद नहीं अतुल भाई, हंसते हुए रोना पड़ता है। लेकिन मैं मजबूर इसलिए हूँ कि हमारी पार्टी के आदेश है कि एक स्तर जो है डिबेट का नहीं गिराना चाहिए। आप जितने भी नीचे गिर सकते हैं, मैं उसको कम से कम गिरने नहीं दूंगा। दूसरी बात, हमें ना तो किसी चीज का डर है, ना किसी चीज का भय है। हमें मालूम है कि हमें विश्वास किसका है। ठीक है, हमें कोई आपके जैसा पार्टी के फर्स्ट फैमिली का विश्वास नहीं चाहिए जहां से आपको ताकत और खून मिलता है। हमें तो जनता का विश्वास चाहिए, जनता का विश्वास चाहिए। जनता का विश्वास है, जनता पे हमें विश्वास है, जनता का हम पर विश्वास है कि हम उनकी सेवा करते हैं और सेवा का फिर से मौका मिलेगा। आप ऐसे ही लगाते रहो। ठीक है, अतुल जी को ले आइए और 30 सेकंड का टाइमर ले आइए। अतुल जी 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको सर, उसके बाद मैं रुक कर रही हूँ बाकी मेहमानों का। जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर भी। अतुल जी एक देखिए, हमारे पास नीति है, नियत है और योजना है। हमने 25 लाख की चिरंजीवी योजना जो है वो हेल्थ के लिए दी है। राइट टू हेल्थ पहले बार वहां हम लेकर आए। इन्होंने 410 का सिलेंडर 1200 को किया, वो हम 500 रुपए में दे रहे हैं। हम 2000 बिजली यूनिट जो है वो किसान को फ्री दे रहे हैं। आम आदमी को हम 200 यूनिट दे रहे हैं। 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दे रहे हैं। हमने ओपीएस भी दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दिया हमने, और हर जगह दे रहे। और इतना करने के बाद इनके 5 साल के कुशासन के बाद फिस्कल डेफिसिट 9% था। ठीक है सर, समय इतना ही है अभी, मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है। आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने 30 सेकंड आपको दिए। मैं संजीव जी का रुख कर रही हूं। लेकिन संजीव जी, यहां पर एक सवाल ये बड़ा हो जाता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह, पर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां इस वक्त टॉप गियर में नजर आ रही है, इस मामले में तो कांग्रेस दूर दूर तक बीजेपी को मैच करती हुई नजर नहीं आ रही है।
ये तो देखिए पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि चुनाव जिस जज्बे से और जिस प्लानिंग योजना के साथ और जिस जुझारूपन से और जिस तरह के साधनों के साथ चाहे वो हेलीकॉप्टर हैं, ज़मीन पे गाड़ियां हैं, पैसे हैं, पोस्टर है, प्रचार प्रसार हो, वो बीजेपी ने तो एक अलग जोन में चल रही है पिछले कई सालों से, और उसमें कांग्रेस वगैरह उनके सामने नहीं टिकते। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, ज़फ़र भाई बार बार बहुत जिम्मेदारी के साथ दायित्व की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे मजबूरी है। भाई दायित्व नहीं हो गया, कोई म्यूजिकल चेयर्स हो गया। जो राष्ट्रीय महासचिव है, केंद्रीय मंत्री है, वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। ये किसी को नहीं मालूम एमएलए का चुनाव जीतने हारने के बाद वो केंद्रीय मंत्री रहेंगे क्या, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे वहां से इस्तीफा देके, तो कुछ बट बात समझ में आती है। ठीक है, आम परसेप्शन ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत तगड़ी टक्कर है और कांग्रेस को एज है और 20 साल की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, हालांकि बीजेपी कह रही है कि उसकी जीत सुनिश्चित है। मैं ये कहती चलूं और मैं ये भी बताती चलूं यहाँ पर दर्शकों को, जिस बात का जिक्र विजय जी कर रहे थे कि साहब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री है या सांसद है उनको विधानसभा चुनाव में पार्टियां उम्मीदवार बनाती रही और सिर्फ बीजेपी नहीं, बाकी दल की पार्टियां भी। लेकिन इस बार अलग क्या है? इस बार अलग ये है कि थोक के भाव में, वो एक तरीके से कहते हैं ना, सारे घर के बदल डालो, कि अभी मध्य प्रदेश को लेकर 78 उम्मीदवारों के ही नाम का ऐलान किया गया है और उसमें 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, 1 राष्ट्रीय महासचिव। इसी वजह से ये चर्चा हम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो कि साहब ये चर्चा की क्यों जा रही है, तो बीजेपी के इस प्लान को डिकोड करने के लिए सरप्राइज उम्मीदवार क्या लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है सीधे जरा जफर भाई का रुख करते हैं। और जफर भाई, बीजेपी के पास तो सबसे बड़ा चुनावी ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, फिर ये दिग्गजों पर दाव लगाने की जरूरत क्यों? देखिए, सीट किसको देना है, किसको नहीं देना है, वो हमारे सीईसी जो है वो डिसाइड करती है। अलग अलग समय में अलग अलग जो है प्रयोग करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, और हमारी पार्टी करती है। सीईसी मतलब जो वो डिसीजन लेने के लिए एम्पावर्ड जो है वो कमेटी जो है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो डिसाइड करती है और उसका परिणाम हमको बार बार अच्छा मिला है। चाहे वोट परसेंटेज बढ़ता है, ये जो रुझान है लोगों का बढ़ जाता है, या और भी कई ज्यादा फायदे जो होते हैं वो होते हैं। नहीं, मतलब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे कि पिछले दिनों जब कर्नाटक में हार मिली थी ना चुनाव में, वहां पर उसके बाद वो ऑर्गेनाइजर में लेख छपा था कि साहब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे या हिंदुत्व के बूते अगर बीजेपी रहेगी तो नैया पार नहीं लग सकती है। इसी वजह से ये प्रयोग करना पड़ रहा है सीईसी को, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अच्छा। वो कौन किसने लेख लिखा उसके बारे में कोई यहाँ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे सुप्रीम लीडर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, उनकी लोकप्रियता जो है इस आज़ाद भारत में आज तक, इसके आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी लोकप्रियता किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिली है। ये हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे पार्टी से है। और मैंने तो पहले ये बोला कि वो सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं, चुनावी ट्रम्प कार्ड भी बार बार बीजेपी के लिए साबित हुए, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था। मुझे लगता है जरा जल्दी से हम विजय जी और अभय जी का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि जब मोदी मैजिक हर चुनाव में चलता आया है, बीजेपी उसी पर आगे बढ़ती रही है, इस बार रणनीति उलट है और रणनीति ये है कि साहब बड़े बड़े दिग्गज उतारो चुनाव मैदान में चुनाव जीतने के लिए। विजय जी? नहीं, लेकिन मोदी मैजिक को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मोदी मैजिक पार्टी के पास है, उसका तो वो इस्तेमाल करेगी, लेकिन नीचे स्तर पर आपको टिकट तो देना ही पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने के लिए भी आपको कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ राजनेताओं में ये खासियत होती है कि वो शीशों के महल में रहकर भी अन्य पत्थर फेंकते हैं। पाटिल साहब को भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है, उन्हें पता ही नहीं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अभी मनभेद जो है वो मतभेद तक भी वापस आया है कि नहीं आया है। और बीजेपी की तरह से अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ती तो क्या उनके पास ऐसे एमपी हैं जो विधायकों की सीट पर लड़ सकते हैं? जो जब्बर साहब कह रहे हैं डिसिप्लिन के हिसाब से भी और इस स्तर के भी, मतलब इस तरह की लड़ाई में कि वो आकर उस लड़ाई को लड़ सके। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपके माध्यम से जब्बर साहब से कि एक सिटिंग एमपी को चीफ मिनिस्टर फेस ना बनाए, इसकी क्या मजबूरी है? और एक चीफ मिनिस्टर जो रहा हो, सबसे ताकतवर रहा हो, उसको नहीं ले रहे हो। और साहब ने अभी बात की थी कि वो 150 सीटों की, तो मुझे 150 सीटों से गुजरात याद आया। गुजरात से याद आया कि क्या सारे घर के बदलने वाले हैं? जफर भाई से जवाब ले लेते हैं। जफर भाई?
देखिए, हमें तो जो सीटों का जो आकलन जो होता है उसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है हमारी पार्टी का, वो फीडबैक मैकेनिज्म ज़मीन से आता है। हम रिलाई करते हैं उसी फीडबैक मैकेनिज्म को। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत हैं। आप पूछ रहे हैं तो मैं खुल के जवाब देता हूं। उसमें जो प्रत्याशियों के नाम आते हैं, 2-3 नाम आते हैं कि कौन वहाँ सबसे पॉपुलर लीडर है भारतीय जनता पार्टी का। उस जगह से पॉपुलर लीडर चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई और कार्यकर्ता हो, इसलिए कार्यकर्ता की सूची में केंद्रीय मंत्री भी आते हैं और एक आम और भी दूसरा कार्यकर्ता जो वहाँ काम कर रहा है, सब कार्यकर्ता की सूची में आते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर कार्यकर्ता कौन है, वो 2-3 नाम आते हैं। हाँ। उसमें से केंद्रीय मंत्री का भी आ सकता है, वहाँ सिटिंग एमपी का भी आ सकता है, वहाँ सिटिंग एमएलए का भी आ सकता है, या कोई देश के कृषि मंत्री हैं, वहां पर तो दायित्व कोई और निभा लेगा। लेकिन अगर वो लिस्ट के अंदर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब सबसे लोकप्रिय चेहरा ये है, इसको यहाँ चुनाव लड़ाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर कृषि मंत्री की जिम्मेदारी देश में कोई और संभाल लेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं की लिस्ट में लोकप्रियता में निकल कर आया, चुनाव जीतना प्राथमिकता है, तो फिर उसको उतारेंगे चुनाव मैदान में। अभय जी, देखिए, ऐसा है कि ये रणनीति मजबूरी वगैरह तो अच्छी डिबेट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर आप इस तरह के दिग्गजों को उतारते हैं तो हो सकता है कि कुछ सीटों को आप जीत जाएं या कांग्रेस के पास हो वो सीटें आपके पास आ जाएं, लेकिन इससे इसकी कोई गारंटी नहीं मिलती कि आप पूरे प्रदेश में चुनाव जीतेंगे। आपने पश्चिम बंगाल में ये किया, वो लोग जीते हों हारे हों, पश्चिम बंगाल में आप चुनाव नहीं जीत पाए। आपने 2018 में मध्य प्रदेश में उतारा था, मध्य प्रदेश में भी आप हार गए थे चुनाव। फिर आपने कर्नाटक में उतारा, कर्नाटक में भी आप चुनाव हार गए। तो पूरे प्रदेश में चुनाव जीतना एक अलग बात है और कुछ सीटों पे आप इधर उधर नतीजों में कुछ हेरफेर कर दें वो अलग बात है। इसकी पूरे प्रदेश में चुनाव जीतने से की कोई गारंटी नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अतुल जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर 77 पर हो गए थे। हाँ। चुनाव जीतना हारना तो नहीं है, लेकिन 3 से 77 पर पहुंचे थे। बिल्कुल एक बड़ा डिफरेंस वहां पर, बड़ा गेन बीजेपी ने किया था। और विजय जी ने अभी गुजरात का भी जिक्र किया। अतुल जी, मुझे लगता है ये जो मंद मंद आप मुस्कुरा रहे हैं, गुजरात का नाम सुनकर कुछ आपकी पेशानी पर पसीना जरूर आएगा सर, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वो 156 वाली सीट की जीत बीजेपी ने गुजरात में हासिल की थी। और कमोबेश यही वाला फॉर्मूला था, सब बदल डाले थे, सारे घर के बदल डाले थे सर। नहीं, अभी ऐसा है कि लोगों ने देश के बदलने का फैसला कर लिया है। जफर भाई कह रहे थे कि काफी लोकप्रिय है, तो ठीक है ना, लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, 2-2 बार आपको जितवा के लाया। लेकिन लोग अभी घर के बाहर निकलकर स्मार्ट सिटी ढूंढने जाते हैं तो स्मार्ट सिटी मिलती नहीं है। 2 करोड़ रोजगार जो है वो रोजगार युवाओं को दिखता नहीं है। और जो रेगुलर नौकरियां है वो बांटने का नाटक जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल में पहली बार किया है। ना सर, यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव जो है उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। पहले तो आप भी थोड़ी सी क्लैरिटी ले आइए सर। और यहाँ जिस बात का जिक्र हो रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे दीजिए ना। ये ऐसी बदली हुई रणनीति के साथ चौंकाया था कांग्रेस पार्टी को ना गुजरात में, और वहां पर गेन हुआ था बीजेपी को ना। अब वैसे ही सरप्राइज एलिमेंट यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट से ले आई है, तो बड़ी जीत सुनिश्चित हो रही है ना बीजेपी की। नहीं, एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये लोगों के ध्यान में आ चुका है। मैं वही आपके ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा था, आपको लगा मैं गलत। देखिए, कर्नाटक में और हिमाचल में फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हो रहा है, ये उन्हें पता चला है कि हम हार रहे हैं। कोई योजना लेकर आए हैं, बताइए मुझे, कोई योजना लेकर आए हैं? योजना लेकर आने का इनके पास कोई सवाल ही नहीं है, मुंह दिखाने की जगह नहीं है। देश पे कर्जा बढ़ गया है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है। 19 से 24 साल के बीच में 42% की बेरोजगारी अगर 9 साल में बढ़ी है तो क्या योजना लेकर आएंगे और क्या जवाब देंगे? ये कहते हैं कि हमारे पास जमीन से आती है सारी इंफॉर्मेशन, जमीन से इंफॉर्मेशन तो आरएसएस देती है इनको। फिर ऑर्गेनाइजर तो आरएसएस का मुखपत्र है, वो कहता है कि अभी मोदी जी के चेहरे से चलेगा नहीं। हमने देखा कल 10 लाख लोग आने वाले थे, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। ठीक है, योजनाओं को लेकर घेर रहे हैं, बीजेपी की खामियां गिना रहे हैं, लेकिन खुद चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, उसकी क्या तैयारी है, इस पर जवाब सिफर है। अतुल जी, आपका शो के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और सभी मेहमानों के लिए अब एक ही सवाल, और वो सवाल क्या है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा देते हैं हम। टिकट में उलटफेर, नतीजों में खेल किसके पक्ष में होगा? सैयद जफर इस्लाम, 10 सेकंड में जवाब। देखिए, 10 सेकंड में तो यही बता सकता हूं कि चाहे कोई प्रदेश है जहां भी इलेक्शन हो रहा है, हर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और ये जो लोग आस लगा के बैठे हैं नाम लेंगे कि तो सिर्फ 20 साल 5 के बाद सेकंड में आपको कहना चाहिए था बीजेपी। अतुल जी, नहीं, टिकट में उलटफेर, नतीजों में खेल, किसको फायदा मिलेगा? जो आस लगा के बैठे हुए हैं
उनके सारे प्रयास जो है अतुल जी कांग्रेस बोल दिया ना आपने। पांचों स्टेट में ठीक है अब चलते हैं सर। हमारे साथ यहाँ पर पंच परमेश्वर की भूमिका में ना तीन पत्रकार मौजूद हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ सर, लेकिन 10-10 सेकंड में सर। रमोना जी देखिए, मोदी मैजिक की सबने बात की, मोदी जी निर्विवाद रूप से नंबर 1 लीडर हैं देश के, लेकिन उनका करिश्मा राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा चुनाव में अलग नजर आता है, विधानसभा में नहीं चलता इतना। कर्नाटक में देख लिया, हिमाचल में देख लिया, कई तो आप कह रहे हैं बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा। अभय जी संक्षेप में सर, नतीजों में टिकट में उलटफेर, नतीजों में खेल किसके पक्ष में? देखिए ये जो टिकट बटे हैं इससे नतीजे प्रभावित नहीं होंगे, नतीजे प्रभावित ही नहीं होंगे। ना मोदी जी के मैजिक से प्रभावित होंगे, राज्यों के चुनाव में उनका मैजिक संदिग्ध रहता है। ठीक है विजय जी। इन टिकट के उलटफेर से और जो नए टिकट दिए हैं इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। चलिए समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर फायदा किसको? टिकट में ये जो उलटफेर हुआ है इस पर जो पत्रकार हैं वो तो जाहिर सी बात है पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, आकलन कोई उस रूप में सामने निकल कर नहीं आ रहा है और बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपनी अपनी जीत का दम भरा जा रहा है।